तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, जैसे ही मार्केट 1 से 1.5% गिरता है, थोड़ा अपना 20% निवेश कर दें, जितनी राशि उनको निवेश करनी है। थोड़ा और गिरने पे और ज्यादा कर दें, और गिरने पे और ज्यादा कर दें, तो इससे उनको कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो मिलेगा ही, साथ में आपका प्राइस एवरेज भी होता रहेगा। ग्लोबल बाजारों में सुस्ती चल रही है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट के तीनों प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एशियाई बाजारों में भी साउथ कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेन नुकसान में चल रहे हैं। इसलिए ऐसी मुनाफा वसूली बीच बीच में आती रहती है, करेक्शन बीच बीच में आते रहते हैं। ये एक हेल्थी करेक्शन है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका नजरिया 8 से 10 साल का है, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप, तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपना पैसा धीरे 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 सिप के माध्यम से या छोटे छोटे लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते रहिए और अपने पैसे को ग्रो करते रहिए। जी का सवाल आया है कि उनकी एक बेटी है 5 वर्ष की, उसके लिए उसने 2021 में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश चालू किया है, तो क्या ये सही रहेगा या उन्हें म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करना चाहिए। 9 लाख रुपीज का इसने पिछले 15 सालों में कितना बना के दिया है, आप खुद देख सकते हैं, 67,77,369 रुपीज। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट में अब हमें उतनी मजबूती नहीं दिख रही है। मार्केट कंसोलिडेट होता है और रेंज बना करके वापस नीचे गिरना चालू कर देता है, और अभी भी हमें इतना कोई अच्छे आंकड़े नहीं आ रहे हैं सामने कि मार्केट एक उठाव वापस से ले सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वीकली कैंडल की जैसे ही दूसरी शुरुआत हो तो वापस से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाकर के फिर गिरना शुरू करे, तो अभी कोई पोजीशन बनाने से बचें। हाँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, जैसे ही मार्केट 1 से 1.5% गिरता है, थोड़ा अपना 20% निवेश कर दें, जितनी राशि उनको निवेश करनी है। थोड़ा और गिरने पे और ज्यादा कर दें, और गिरने पे और ज्यादा कर दें, तो इससे उनको कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो मिलेगा ही, साथ में आपका प्राइस एवरेज भी होता रहेगा। तो अब हम जानते हैं कि शेयर बाजार में 6 सितंबर को क्या हुआ। 6 सितंबर को बहुत तेज गिरावट आई। सेंसेक्स 1017 अंक गिरकर 81,184 पे स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 293 अंक लुढ़ककर 24,850 पर पहुंच गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच ये लगातार तीसरा दिन है जब शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इस गिरावट के चलते निवेशकों को करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बीएसई ने लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 460.59 लाख करोड़ पर आ गया है, जो एक दिन पहले 465.68 लाख करोड़ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में इस गिरावट के प्रमुख कारण क्या थे। अमेरिकी इकोनॉमी से जुड़ा आंकड़ा। अमेरिका में शाम रोजगार से जुड़ा एक अहम डाटा आने वाला है। इस डाटा का असर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों से देखने को मिल सकता है। फेडरल रिजर्व की इसी महीने की बैठक होने वाली है, ऐसे में निवेशक इस आंकड़े को पहले सतर्क दिख रहे हैं। और दोस्तों, ये आंकड़ा आ चुका है और ये आंकड़ा बहुत ही कमजोर है, तो इससे कोई फिलहाल अमेरिकी मार्केट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और हालांकि कमजोरी ही दिखाई देगी। इसका असर भारतीय बाजारों पे भी दिखाई देगा। इसी तरह ग्लोबल बाजारों में सुस्ती चल रही है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट के तीनों प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एशियाई बाजारों में भी साउथ कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेन नुकसान में चल रहे हैं। हद से ज्यादा खरीदारी के बाद एक बार मुनाफा वसूली जरूर आती है। सेंसेक्स 25,000 को पार करके 25,300 के आंकड़े को भी पार कर गया था। इसके लिए एक मुनाफा वसूली बहुत बड़ी वजह है। जब भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, तो 14 दिनों से पिछले मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हो रही थी और सेंसेक्स लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा था, मगर बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा उछाल नहीं देखा जा रहा था। सेंसेक्स में भी 8 दिनों तक लगातार उछाल देखा गया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सों ने इस दौरान अपने नए ऑल टाइम हाई को छुआ। तो इतनी लंबी रैली के बाद निफ्टी ओवरबॉट जोन में चल जाता है, तो अब उसमें थोड़ा करेक्शन आना जरूरी हो जाता है, तो इसे ही मुनाफा वसूली कहते हैं। महंगा वैल्यूएशन भी एक बड़ी वजह है। कुछ शेयर्स जो हैं उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जितनी की वैल्यूएशन हो गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी के जाने के कारण। लोग भर भर के पैसा डाल रहे हैं और उनकी शेयर्स वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जब बड़े निवेशकों को पैसा डालना होता है तो वो मार्केट को थोड़ा गिराते हैं। करेक्शन आने के बाद सही टाइम पे सही पैसा लगाकर सही दाम पर वो खरीदते हैं। तो इसलिए ऐसी मुनाफा वसूली बीच बीच में आती रहती है, करेक्शन बीच बीच में आते रहते हैं। ये एक हेल्थी करेक्शन है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका नजरिया 8 से 10 साल का है, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप, तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपना पैसा धीरे 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 सिप के माध्यम से या छोटे छोटे लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते रहिए और अपने पैसे को ग्रो करते रहिए। तो दोस्तों, आगे भी नेक्स्ट वीक में कुछ गिरावट दिख सकती है, तो सावधान रह करके ट्रेड करिए, इंट्राडे के चक्कर में मत पड़िए, यही आपको कहना चाहूंगा। थैंक यू। कमेंट के अंदर अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट के अंदर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन लिख करके हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।
साथियों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको फाइनेंशियल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मगर जितना अपने एक्सपीरियंस और ज्ञान के आधार पर तजुर्बा है उतना आपको सलाह देने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरह से आगरा से एक विजय जी का सवाल आया है कि उनकी एक बेटी है 5 वर्ष की, उसके लिए उसने 2021 में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश चालू किया है। तो क्या ये सही रहेगा या उन्हें म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करना चाहिए? मंथली वो 5,000 रुपए का निवेश करते हैं और ईयरली इसकी वैल्यू हो जाती है 60,000 रुपीज। अभी बच्ची की उम्र 5 साल है, तो हम मान सकते हैं कि अगले 15 साल के लिए वो निवेश करेंगे। तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू अगर आप देखें तो मैच्योरिटी वैल्यू आती है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आता है 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपए, और मैच्योरिटी वैल्यू आती है 30,40,019 रुपए, 30,40,019 रुपीज। तो इसी तरह से अगर आप इसको कंपेयर करने के लिए एक छोटा सा एसबीआई का ही जो फेमस है एसबीआई स्मॉल कैप एक म्यूचुअल फंड है, उसको लेते हैं। आगे पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड हम उसका देख सकते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। इसके आधार पे उसकी CAGR जो है, हर वर्ष जो वार्षिक रिटर्न आता है वो आता है 23.95 का। तो हम इसको मान सकते हैं कि 23% का रिटर्न एवरेज देता है, मगर इसको अगर 20% भी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सुकन्या समृद्धि योजना से कहीं ज्यादा मिल रहा है। तो 23.95 के हिसाब से गणना करने पे 5,000 रुपए पर मंथ हमने डाले पिछले 15 सालों में। सुकन्या समृद्धि योजना में हम ज्यादा साल ले रहे हैं, मगर यहाँ पे केवल हम 15 साल ही ले रहे हैं। उसमें टोटल आपका अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा 9 लाख रुपीज। तो 9 लाख रुपीज का इसने पिछले 15 सालों में कितना बना के दिया है आप खुद देख सकते हैं, 67,77,369 रुपीज। अब इसकी मैच्योरिटी वैल्यू हुई है 2024 के अंदर। तो विजय जी, हमारा आपको यही सुझाव है कि आप पहले दोनों को कंपेयर कर लें। आपको सुकन्या समृद्धि योजना में चालू रखना है या फिर थोड़ा सा रिस्क लेते हुए म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है। थोड़े से रिस्क से मेरा मतलब यह है कि हो सकता है कि जब आपकी मैच्योरिटी हो उस टाइम में हल्का सा मार्केट गिरा हुआ हो या अगले 6 महीने के लिए परफॉर्म नहीं करे, तो उस टाइम आपके 67 लाख की रुपीज 60 लाख ही हो या 55 लाख ही हो, तो क्या आप उसे निकालना पसंद करेंगे? क्योंकि वो एक बार आपको 67 लाख रुपीज दिखा चुका हो गया म्यूचुअल फंड में, तो आप सोचेंगे कि ये तो 8-10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप इतना रिस्क लेने को तैयार हैं, या थोड़ा और रुक करके जब आपको 67 लाख रुपीज या 70 लाख रुपीज जब मिलने होंगे तब आप उसमें विड्रॉ कर सकेंगे, या तो पार्शियली या तो पूरा का पूरा। तो अगर आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये सिप करने के लिए भी बेटर है, उतार चढ़ाव में भी आपकी एवरेज वैल्यू को ले आएगा और आप आगे भी इसके साथ कंटिन्यू कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आपके जवाब का सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।